नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों आपको एमटीएफ के लिए एक दूसरा डीमैट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया कौन सा बेस्ट ब्रोकर है जिसके साथ आप अपना एमटीएफ का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बहुत सबसे पहले वीडियो में बताया था कि एमटीएफ के लिए सिर्फ दो चीजें जरूरी है। पहला, एक बेस्ट ब्रोकर, और दूसरा बेस्ट स्टॉक्स। बेस्ट स्टॉक्स मतलब बिल्कुल ये स्टॉक नहीं कि आपको मल्टी बैगर चाहिए। बेस्ट स्टॉक्स मतलब ऐसे स्टॉक जो आपको 12-15%, 18% एवरेज रिटर्न निकाल के दे दे। नॉर्मल, बहुत ज्यादा आपको रिटर्न की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई अगर आप एमटीएफ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच रहे हैं तो आपको अलग ब्रोकर की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहली चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहली बात, अलग डीमैट के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जो आप यहां देख सकते हैं इस वीडियो में जाके। और आपको क्यों एक बेस्ट ब्रोकर चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट चाहिए। अगर ब्रोकर इंटरेस्ट रेट ही 18%, 15% देगा तो आपको क्या बचेगा। तो सबसे पहली चीज हमें, इसीलिए हम अपने जो हमारे अभी का जो ब्रोकर है उसके साथ में शायद नहीं जा सकते। मान लो आपका अगर अकाउंट जीरोधा में है या फिर आपका अकाउंट अगर एंजल वन में है तो वो 18%, 16% ऐसा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो उस केस में आपको मजा नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर 15% मान लो एवरेज रिटर्न आपकी पोर्टफोलियो ने दे भी दिया और वो 15% इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, 18%, तो उल्टा आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे जरूरी यह है कि हम एक बेस्ट ब्रोकर, अलग ब्रोकर जो हमें बेहतर इंटरेस्ट रेट, ट्रांसपेरेंट चीजें बताए और रिपोर्ट बताए और रीजनेबल चार्जेस हो बाकी, क्योंकि दो पैसा हमें भी बचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन बनाया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं बेस्ट ब्रोकर की बात करूं तो उसको मैं 3 क्राइटेरिया पे चेक करूंगा, जज करूंगा। पहला क्राइटेरिया है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जितना कम इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा मेरे प्रॉफिट बनाने के चांसेस। दूसरा क्राइटेरिया है उसमें कि ट्रांसपेरेंट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन होना चाहिए, यानी जो एमटीएफ, सबसे बड़ा मेरा खर्चा एमटीएफ का इंटरेस्ट रहेगा, सबसे बड़ा खर्चा। तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहा है, बैलेंस कैसे निकाल रहा है, वो सब मुझे समझ में आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एंड तीसरा क्राइटेरिया है कि जो और बाकी चार्जेस है, जैसे कि प्लेजिंग, अनप्लेजिंग के चार्जेस है, फिर उसके बाद ब्रोकरेज है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जो ब्रोकर से रिलेटेड चार्जेस हैं, डीमैट के मंथली या एनुअल जो चार्जेस होते हैं, वो सब चार्जेस रीजनेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चार्जेस सबसे कम होने चाहिए, बट रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इंटरेस्ट रेट इधर कम दिखा के बाकी चार्जेस में मुझे लूट ले। तो ये सब 3 क्राइटेरिया के बेसिस में मैंने जो ब्रोकर को सिलेक्ट किया है, और सब ले दे के मुझे सिर्फ 3 ब्रोकर ही मिले हैं, क्योंकि मोस्टली बड़े ब्रोकर आज की डेट में इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक रीजन है। रिसेंटली नितिन कामत का एक कमेंट भी आया था कि भाई हम तो चाहते थे कि एमटीएफ हम ना करें, लेकिन मार्केट में इतना डिमांड है इसलिए हम एमटीएफ कर रहे हैं। लेकिन लोगों को एमटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आप बेसिकली लिवरेज लेकर उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लिवरेज बहुत खतरनाक चीज होती है। अब सोचने वाली बात यहां पर है, मेरे मन में आया कि मैं कमेंट कर दूं नीचे, पर मैंने कमेंट भी किया, लेकिन यहां मैं बता देता हूं कि भाई बड़े ब्रोकर क्यों एमटीएफ से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। तो पहली चीज, नितिन कामत जो जीरोधा है, जिनका इतनी बड़ी कंपनी है, वहां पर वो इंट्राडे के लिए ओके हैं, जिसमें 40-40% एक समय 40-40 गुना लेवरेज मिला करता था। यानी कि आप 1 लाख रुपए लेके आओ, आपको 40 लाख रुपए का पोजीशन आप उठा सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एफएनओ में आपको 15 से 20 गुना आपको लेवरेज मिलता था, अभी भी 5 से 7 गुना लेवरेज मिलता है या 10 गुना लेवरेज मिलता है। इंट्राडे अगर आप एफएनओ में करोगे तो आपको और ज्यादा लेवरेज मिलता है। तो वो लेवरेज बढ़िया है, क्योंकि उसमें उनकी ब्रोकरेज बन रही है, उनके पैसे बन रहे हैं। पर एमटीएफ के अंदर 3 से 4 गुना यही मैक्सिमम लेवरेज आपको मिलती है, वो लोगों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज नहीं बनती है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मार्केट में हर आदमी अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से बात करता है। तो एक ब्रोकर हमेशा अपनी ब्रोकरेज के हिसाब से बात करेगा कि भाई कहाँ मुझे सबसे ज्यादा ब्रोकरेज मिले, ना कि कहाँ लोगों के पैसे बने। वो सेकेंडरी चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्यों वो बड़े ब्रोकर लो इंटरेस्ट रेट लेके नहीं आ रहे, उसके पीछे एक रीजन है। मैं आपको छोटा सा शॉर्ट में एक स्टोरी बता दूंगा कि बहुत पहले जब जीरोधा आया था, उस समय नंबर 1 ब्रोकर आईसीआईसी सिक्योरिटीज हुआ करता था, और आईसीआईसी सिक्योरिटी उस समय दबा के इंटरेस्ट रेट ब्रोकरेज चार्ज करता था, कुछ परसेंटेज चार्ज करता था।
फिर जीरोधा है और उसने 20 रुपए पर ऑर्डर चार्ज करना चालू कर दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आईसीआईसीआई के पास भी वो दिमाग था, उनके मैनेजमेंट के पास भी दिमाग था, स्पेशली जब उन धीरे धीरे जीरोधा बहुत आगे बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने रातों रात क्यों नहीं अपना ये सारा प्लान चेंज करके 20 रुपए पे आ गए? क्योंकि ऑलरेडी वो करोड़ों रुपया कमा रहे थे। अगर वो 20 रुपए पे शिफ्ट होते तो इमीडिएटली उनको बहुत बड़ा लॉस होता। बाद में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी 20 रुपए वाला प्लान लॉन्च किया, लेकिन वो अलग प्लान लॉन्च किया ताकि जो उसके ऑलरेडी कस्टमर थे, जिनसे उनको ऑलरेडी पैसा आ रहा था, वो पैसा आता रहे। तो हमेशा मार्केट में जब कोई नई चीज आती है, कोई इनोवेशन होता है, तो कोई नई कंपनी लेके आती है, पुरानी कंपनी ऑलरेडी अपनी चीजों में उलझी रहती है। तो आपको क्या लगता है कि मारुति के पास पैसा नहीं था इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी उसने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया था डीजल की गाड़ियों के लिए या पेट्रोल के इंजन के लिए, कि अगर वो ईवी लेके आता तो उसकी बाकी सारी जो गाड़ियां और बाकी जो ऑलरेडी फैक्ट्रियां बना रखी थी वो सब लॉस में चले जाती। तो उसने इनिशिएटिव लिया टाटा मोटर्स ने। तो वही कहने वाली बात यह है कि एमटीएफ इसलिए बड़े ब्रोकर उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा नहीं दे रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनको इंट्राडे से एफएनओ से बहुत दबा के ब्रोकरेज आ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि सेबी उसके ऊपर क्रैकडाउन कर रही है, तो धीरे धीरे ही सही पर लोग एमटीएफ की तरफ आ रहे हैं। तो एनी हाउ, सब ये कहने का मतलब शॉर्ट में ये था कि भाई आज की डेट में अगर मैं बोलूं 10% से नीचे मुझे इंटरेस्ट रेट देने वाला ब्रोकर मिले, तो 2 या 3 ब्रोकर ही मुझे मुश्किल से मिले, जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और इसमें सिर्फ मैंने उन सब चीजों के बारे में बात की है जो ब्रोकर से रिलेटेड है। जो चार्जेस फिक्स रहे हैं, जिनका ब्रोकर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा क्राइटेरिया था भाई इंटरेस्ट रेट सबसे कम होना चाहिए। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मैंने डाला है एमस्टॉक का, कोटक का और रुपीज का। ये 3 ब्रोकर ही मुझे मिले हैं, ठीक है। उसमें एमस्टॉक को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, कोई कोई जानता होगा। कोटक एक अच्छा खासा ब्रांड है और रुपीज को तो शायद ही कोई जानता होगा, ये मैंने ढूंढ के निकाला है। तो खैर अभी एक नया अपडेट ये आ गया है, ये जो मैंने बनाया है ये पहले का बना हुआ है। अभी एक नया अपडेट ये आ गया है कि पता नहीं क्यों एमस्टॉक वाले ने एक नया रूल निकाला है कि भाई अगर आप 0 से 25 लाख के बीच में लिवरेज लेते हो, लोन लेते हो, तो हम आपको 15% चार्ज करेंगे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ले दे के एमस्टॉक के पास एक ही यूएसपी था, एक ही यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि भाई उसका इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा था, बाकी सिस्टम भी बहुत अच्छे थे। लेकिन वो बोलते हैं ना, कभी कभी लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, तो इस बंदे ने भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं करीब 6 महीने 7 महीने से ऑलरेडी अकाउंट खोल के इसके बारे में, एमस्टॉक के बारे में सब रिसर्च कर रहा था, सब स्टडी कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसकी बाकी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट है, उसमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई एमटीएफ के ऑर्डर डालने के लिए या प्लेजिंग करने के लिए। लेकिन आज की डेट में अगर सिचुएशन बोलूं कि अगर आप 25 लाख से नीचे का एमटीएफ चालू करना चाहते हैं, तो एमस्टॉक आपके लिए नहीं होगा, वो आपसे 15% चार्ज करेगा। तो खैर मैं एक एक चीजें एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो एमस्टॉक सबसे पहले बात, उनके 3 तरह के इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अभी 0 से 25 लाख के ऊपर आपको चार्ज करेंगे 15%, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में आपको चार्ज करेंगे 9.99%, और 5 करोड़ के ऊपर अगर आप मान लो अपनी पोजीशन क्रिएट करते हो तो आपको सिर्फ 7% चार्ज करेंगे। वहीं कोटक जो है वो 9.75% चार्ज करता है, और रुपीज जो है ऑलमोस्ट 11% के आसपास चार्ज करता है। अब मैं ट्रेड फीस की बात करूं तो एमस्टॉक ने शायद अपनी ट्रेड फीस या जो ब्रोकरेज है वो रिड्यूस कर दी है, 5 रुपए शायद कर दी है, वो मुझे चेक करना है। कोटक वाला 0.10% चार्ज करता है और रुपीज वाला 0.20% चार्ज करता है। तो आप देखोगे तो रुपीज वाला आपको ट्रेड जब भी आप बाय करोगे तो उसका ब्रोकरेज काफी हो जाएगा। फिर मैं स्टॉक्स की बात करूं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक को ऑफर करते हैं, तो एमस्टॉक 700 स्टॉक ऑफर करता है, कोटक 1000 स्टॉक ऑफर करता है और रुपीज भी ऑलमोस्ट 1000 स्टॉक के आसपास ऑफर करता है। टाइम लिमिट यानी कितने समय तक आप एमटीएफ की पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसकी अगर बात करें तो एमस्टॉक और कोटक दोनों अनलिमिटेड पीरियड, यानी कि जब तक आप इंटरेस्ट पे करोगे तब तक अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब रुपीज के साथ एक और तकलीफ है कि भाई वो 365 डेज ही प्रोवाइड करता है, उसके बाद आप उसका पैसा ला के दे दो। तो यानी आप अगर 3 साल 4 साल की पोजीशन लेके चल रहे हो तो आप रुपीज के ऊपर नहीं निर्भर कर सकते हो, क्योंकि फिर वो 1 साल के बाद आपसे पहले लगा भाई पैसा लाओ, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, फिर आप पोजीशन क्रिएट करो और फिर वो आगे बढ़ो। तो वो सब मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, अगर मैं अकाउंट की फीस, अकाउंट मेंटेनेंस फीस की बात करूं तो एमस्टॉक ऑलमोस्ट 219 रुपए पर क्वार्टर चार्ज करता है, कोटक 250 रुपए पर मंथ चार्ज करता है। तो यहाँ इसका चार्जेस थोड़ा ज्यादा है, उससे आपको पता चलेगा भाई बाकी चार्जेस थोड़े से ज्यादा ले रहा है। और रुपीज 0 रुपीज पर मंथ चार्ज करता है।
प्लेज अनप्लेज की बात करें तो एम स्टॉक 32 रुपए चार्ज करता है सेल साइड और परचेज साइड, और कोटक जो है 20 रुपया प्लेजिंग पे और 20 रुपया अनप्लेजिंग पे चार्ज करता है, यानी 40 रुपए चार्ज करता है और ₹25 प्लस जीएसटी करके चार्ज करता है। इंटरेस्ट ऑन डेबिट, अब ये क्या होता है कि जब आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाता है, स्टॉक का प्राइस और नीचे गिर गया और आपको ब्रोकर ने बोला भाई और लेके आओ, तो अगर आप जल्दी नहीं लेके आओगे तो जनरली पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। बट जितने दिन, मान लो कुछ ब्रोकर होते हैं जो कुछ दिनों होल्ड करेंगे आपकी पोजीशन और आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो ये इंटरेस्ट है। एम स्टॉक आपको 24% चार्ज करता है। अब कोटक ऑलमोस्ट 18% चार्ज करता है, ₹11% चार्ज करता है। तो अगर आप बार बार डिफॉल्ट करने वाले आदमी हो तो आपके लिए रुपीज बेस्ट रहेगा। अब नॉन कैश मार्जिन मतलब कहीं कहीं पर ये रहता है कि भाई एम स्टॉक, अगर आप एमटीएफ का पोजीशन ले रहे हो तो 50% आप कैश में लेके आओ, 50% आप दूसरे स्टॉक को प्लेज करके ला सकते हो। तो इसमें एम स्टॉक कुछ चार्ज नहीं करता। कोटक इसके ऊपर भी चार्ज करता है 8.99%, यानी आपका नॉन कैश मार्जिन में अगर आपने परचेस किया तो आपको 9% और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रुपीज कोई चार्ज नहीं करता। डीपी चार्जेस जो होते हैं जहां पर हम स्टॉक बेचते हैं तो उस समय हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो एम स्टॉक 18% चार्ज करता है, ये 0.04% चार्ज करता है और रुपीज भी ऑलमोस्ट 0.04% चार्ज करता है। तो ये तो ब्रीफ हो गया। अब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एम स्टॉक में ऑलरेडी मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ। उसमें सबसे बढ़िया चीज ये है कि जब आप स्टॉक खरीदते हो एमटीएफ के अंदर, उसी समय प्री प्लेज का ऑप्शन है। प्री प्लेज मतलब आप स्टॉक खरीदने से पहले सीडीएसके की वेबसाइट पे जाते हो, वहां पर आप उसको प्लेज करते हो और फिर आके आप उसको बाय करते हो। उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि कई बार आप स्टॉक खरीद के और भूल जाते हो, और एमटीएफ में एक रूल है कि आपको स्टॉक खरीदने के बाद सेम सेशन में या अगले दिन के सेशन में उसको प्लेज करना पड़ता है। अगर प्लेज नहीं करोगे तो उसके अगले दिन आपका ब्रोकर वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो प्लेजिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि भाई पैसा किसने दिया है? ब्रोकर ने। तो स्टॉक का प्लेजिंग भी उसके पास होना चाहिए ताकि वो सेफ महसूस करे। तो यहाँ पर जो प्री प्लेजिंग की फैसिलिटी ऐसी कि आप मिस आउट ही नहीं करोगे, पहले आप प्लेज करोगे फिर आप बाय करोगे, तो वो अच्छी चीज है, क्योंकि कभी भी आप भूलोगे नहीं और कभी भी आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी। तो मैंने अभी तक बाकी रिपोर्ट्स वगैरह भी मैंने कैलकुलेट करके देखे, उनके इंटरेस्ट वगैरह के, सब सिंपल है, समझ में आते हैं और ट्रांसपेरेंट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एम स्टॉक में। जब तक मैंने 4-6 महीने जो भी उसमें काम किया है, ओनली प्रॉब्लम अभी आ गया कि भाई 25 लाख रुपए के नीचे सेंस नहीं बनता है। पता नहीं क्यों उन्होंने क्या सोचकर उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। कोटक मैंने अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ही अपनी वाइफ के नाम पे या किसी और के अपनी फैमिली मेंबर के नाम पे मैं कोटक में एक डीमैट अकाउंट खोलूंगा और उसमें 4-6 महीना मैं थोड़ा सा एमटीएफ का पोजीशन एक और बिल्डअप करूंगा और देखता हूँ कि उसमें क्या इश्यू आता है। अल्दो उसमें काफी चार्जेस दिख रहे हैं बट इंटरेस्ट रेट काफी लुक्रेटिव है। तो अगर 25 लाख से नीचे आज की डेट में अगर आप बात करो तो आपके पास एक ही ब्रोकर है ले दे के, कोटक। पर मैं ये आपसे रिकमेंड करूंगा कि वहां अकाउंट खोलने के बाद कम से कम 2-4-6 महीना आप प्रॉपरली सब चीजों का कैलकुलेशन करो कि भाई वो कैलकुलेशन तो ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इधर का कान छोड़कर इधर का कान पकड़ रहे हैं, राइट। रुपीस के बारे में मैं नहीं एडवाइस कर सकता क्योंकि नई कंपनी है, कुछ पता नहीं उसके बारे में। अपने पैसे, अपने शेयर इनके साथ लगाना थोड़ा सोचूंगा और मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ और बड़ा अमाउंट सोच रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा चीज है। प्लस उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं है बट बहुत कम भी नहीं है, प्लस बहुत सारे चार्जेस भी वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो रुपीस अभी फिलहाल मैं अपने लिस्ट में रखूंगा। मेरे पास ले दे के आपके लिए ये कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन ये है कि भाई आप अगर स्टार्ट कर रहे हो 0 से 25 लाख के बीच में आपका प्लान है, कोटक के साथ जाओ, कंप्यूटेशन करो और देखो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ नहीं उनके साथ में। आपका 25 लाख से ऊपर का प्लान है तो आप कोटक और एम स्टॉक दोनों में से कोई भी खोल सकते हो जहां भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और अगर आपका प्लान है 5 करोड़ से ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाया, शायद आपने देखा होगा, कि कैसे रिटायर हो 40 साल के अंदर। उसमें एक प्लान ये है कि भाई मैं अगर 1.5 करोड़ से ऊपर की सेविंग कर लूं और उसके ऊपर मैं एम स्टॉक में जाके या किसी और ब्रोकर के साथ जाके मैं 5 करोड़ की पोर्टफोलियो बना लूं, तो मैं आराम से 40 से 50 लाख रुपए सिर्फ मेरे एमटीएफ पोर्टफोलियो से कमा सकता हूं और 40 साल में रिटायर हो सकता हूं। तो अगर आपका प्लान ऐसा है जैसा कि मेरा प्लान है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी मैं वो लगा सकता हूं उतना पैसा, तो उस केस में मेरे ख्याल से एम स्टॉक आपके पास बेस्ट है, क्योंकि वही एक 7% का इंटरेस्ट रेट आपको देता है 5 करोड़ के ऊपर। तो दोस्तों हो सकता है, आशा करता हूं कि आपको मोस्टली जो चीजें हैं ब्रोकर के बारे में बता दिए। बाकी जो चार्जेस हैं वो सब ब्रोकर के फिक्स रहते हैं, जैसे एसटीटी हो गया, जीएसटी हो गया, एक्सचेंज चार्जेस हो गया, सेबी चार्जेस हो गया, ये सारे फिक्स रहते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो आपको इससे आसानी होगी कि भाई आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेहतर है। अगर आपको ब्रोकर से रिलेटेड और कोई सवाल है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने एक लिंक भी डाला हुआ है, लिंक से कहीं भी मेरे नाम पे अकाउंट नहीं खुलेगा। तो आपको अगर अच्छा लगे आप वहां से खोल लो, आपको नहीं अच्छा लगे आप गूगल पे सर्च करके खोल लो, आपकी मर्जी। बट आपके इजी रेफरेंस के लिए मैंने तीनों का एक लिंक डाला है, जहां पर जाके आप और पढ़ सकते हो और अकाउंट खोल सकते हो, जैसा भी आपको लगे। पर कहीं भी किधर से भी मुझे उसमें कहीं भी उसका जो कमीशन पार्ट है वो नहीं मिलने वाला। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना जरूर बनता है आप लोगों का। और कोई सवाल हो तो जरूर मेरे से पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।